नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। आज मास्टर स्ट्रोक में ये जो राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय संकट बारिश बनकर उभर रही है, आपके सामने उसकी हर एक तस्वीर रखेंगे। उन तमाम राज्यों की तस्वीर रखेंगे जहां की सरकारें ये दावा करती हैं कि इससे बेहतर सिटी स्मार्टनेस के तौर पर कोई हो ही नहीं सकती। साथ में श्रीलंका के जो हालात इस वक्त बने हैं, अब आगे क्या हो सकता है, इस पर भी विश्लेषण होगा। लेकिन उससे पहले मास्टर स्ट्रोक रफ्तार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का तांडव। गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटक में मौसम की मार से बेहाल है लोग। भारी बारिश से पुणे का हाल बेहाल है। बढ़ते जल स्तर की वजह से खड़कवासला बांध से छोड़ दिया गया है पानी। गुजरात में भारी बारिश का सितम जारी है। राजकोट में पानी में डूब गया है पुल। गुजरात के भुज में भारी बारिश के चलते पुराने बस अड्डे में भर गया है पानी। लगातार बारिश की वजह से मोरबी का मच्छू बांध 90% भर गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के नवसारी में भयावह हालात, घरों में कमर तक भर गया है पानी। वडोदरा में मूसलाधार बारिश की वजह से आफत, कई इलाकों में जमकर हो रही है बारिश। गुजरात के भरूच में तालाब में तब्दील हुई सड़कें, घुटनों तक भर गया है पानी। नवसारी में भारी बारिश की वजह से जल प्रलय, घर और गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। गुजरात के ही नवसारी में बाढ़ के चलते नाव से पहुंचाया गया महिला का शव, पानी में डूबी गाड़ियां। महाराष्ट्र के कल्याण में डे नदी के पास बना पुल डूब गया है, आवाजाही पर असर पड़ रहा है। नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर बांध के 7 गेट्स खोल दिए गए हैं। गुजरात के तापी में भी बाढ़ जैसे हालात है, निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। नासिक में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव, कई इलाकों में मंदिर डूब गए हैं। गुजरात के कच्छ में तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक धीमा पड़ गया है, हाईवे पर भयंकर जाम लग गया है। मुंबई के साइड में लगातार बारिश की वजह से जल भराव हो गया है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पुणे में भी भयंकर बारिश, सड़कों पर लबालब भरा पानी, प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात में तबाही का मंजर, छोटा उदयपुर में नदी में पत्ते की तरह गिर गया मंदिर। पुणे के नानापेट इलाके में लगातार बारिश की वजह से 2 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया, 2 घायल बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के बीच नवसारी के कई हिस्से डूबे, कई घर बाढ़ की चपेट में है। नागपुर में भी बाढ़ जैसे हालात है, नाले के बहाव में डूबी गाड़ी, कार में सवार 6 लोग बह गए, ऐसी आशंका है। महाराष्ट्र के अकोला में बाढ़ जैसे हालात, सितम ऐसा कि घुटनों तक भर गया है बाढ़ का पानी। वलसाड के औरंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से नुकसान, अनाज बाजार की दुकानों में भर गया है पानी। गुजरात के बोटाड में बाढ़ बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कई बांध ओवरफ्लो हो गए। अहमदाबाद में बारिश की वजह से धंसी सोसाइटी की जमीन, गड्ढे में गिरी पार्किंग में खड़ी गाड़ियां। एमपी के सीहोर में बाढ़ में फंस गए 20 मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं रास्ता। केरल के कुन्नूर में भारी बारिश का कहर, पानी के बीच बह गई जीप। दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश आफत बन गई, सरिता विहार इलाके में जल भराव की वजह से लग गया था जाम। रेवाड़ी में मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे पर जल जमाव और घंटों लगा रहा जाम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पानी के बहाव से सड़क का 20 मीटर तक का हिस्सा बह गया। गुजरात में बाढ़ बारिश से मच गया है हाहाकार, सीएम भूपेंद्र पटेल ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। पीएम मोदी ने देवघर को दी एम्स की सौगात, साल 2018 में रखी एम्स की नींव, करीब 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सीएम सोरेन और राज्यपाल मौजूद थे। देवघर में एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया, भारी संख्या में लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे। मोदी ने बैद्यनाथ मंदिर में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की, भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। देवघर में रैली में बोले पीएम मोदी, विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नहीं बनाएंगे नए एयरपोर्ट और रेल। देवघर के बाद पटना दौरे पर पीएम मोदी, बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया अनावरण। पटना में आयोजित कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो किया। पीएम के बिहार दौरे के बीच जेडीयू की विशेष दर्जे की मांग, उपेंद्र कुशवाहा ने विशेष दर्जे की जताई उम्मीद। नई संसद में अशोक स्तंभ के अनावरण पर घमासान जारी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी ने शेर की आकृति को लेकर किया पीएम मोदी पर हमला। अशोक स्तंभ विवाद पर कहा ओवैसी ने, पीएम ने संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है।
अशोक स्तंभ के विवाद पर नकवी का हमला, कहा शेर के साथ मोदी की तस्वीर से विपक्ष परेशान हो गया है, ये दर्द नहीं दहशत है। अशोक स्तंभ घमासान पर स्मृति ईरानी ने किया पलटवार, कहा संविधान कुचलने वाले अशोक स्तंभ की बात ना करें। सीएम गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी को बताया बीजेपी कनेक्शन, कहा आरोपी को बचाने के लिए आते थे बीजेपी नेताओं के फोन। गहलोत के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, बस अपनी कुर्सी बचा रहे हैं गहलोत। सीएम गहलोत पर बरसे राज्यवर्धन राठौर, कहा सीएम का काम सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाना है। जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी का हमला, कहा मुसलमानों की आबादी पर डर पैदा करने की कोशिश, योगी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। जनसंख्या विवाद के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा देश में एक समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया, कहा मुझ पर कोई प्रेशर नहीं। सीएम एकनाथ शिंदे राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू का करेंगे पूरा समर्थन। शिवसेना के द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर बीजेपी का तंज, कहा पहले ही उद्धव ठाकरे को कर देना चाहिए था फैसला, समर्थन देने में इतनी देर क्यों कर दी। मुर्मू के समर्थन पर संजय राउत ने दी सफाई, कहा द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का मतलब बीजेपी का समर्थन करना नहीं है। कोलकाता के दौरे पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी विधायकों और सांसदों से की मुलाकात। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा 15 साल से नगर निगम में बीजेपी ने किया भ्रष्टाचार। शरद पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक, मीटिंग में एमपी की तरह महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण लागू करने पर चर्चा हुई। श्रीनगर के लाल बाजार में पुलिस टीम पर आतंकी हमला, हमले में एक एएसआई शहीद और 2 पुलिसकर्मी घायल। कड़ी सुरक्षा के बीच उदयपुर हत्याकांड में 7 आरोपियों की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी। केरल सोना तस्करी मामले में ईडी की जांच तेज, बिचौलिए शाज किरण की ईडी ने पूछताछ की। एमपी के बड़वानी में एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के खिलाफ केस दर्ज, मेधा पाटकर ने आरोपों का किया खंडन। जेपी नड्डा का माउंट आबू में स्वागत, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को किया संबोधित। सीएम जयराम ठाकुर की शिकवाड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। एआईएडीएमके में 2 फाड़ के बाद पनीरसेल्वम की बढ़ाई गई सुरक्षा, आवास के बाहर भी बढ़ गई है सुरक्षा। खजुराहो एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज को मिली ठंडी चाय, तो फूड ऑफिसर को एसडीएम ने भेजा नोटिस, सोशल मीडिया पर विरोध के बाद कलेक्टर ने रद्द किया आदेश। यूपी के स्कूलों में सेशन शुरू होने के 3 महीने बाद भी नहीं पहुंची किताबें, बेसिक शिक्षा मंत्री ने चुनाव की वजह को बताया देरी की वजह। यूपी के मुरादाबाद हाईवे पर कोयले से भरे ट्रक में लगी भयंकर आग, हाईवे पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। यूपी के हापुड़ में रूस से जुड़े फर्जी आईपीएल का खुलासा, 2 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए, विदेशी करेंसी भी जब्त। हैदराबाद के पाटन चेरू में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के चतरा में कमरे में सो रही मां बेटी को जिंदा जलाया, आरोपी सास गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में पति ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पत्नी को बुरी तरह पीटा, पति और रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज। जोधपुर के अस्पताल में मरीजों के सामने सीनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए, जमकर चले जूते। यूपी के संभल में आरपीएफ के जवानों ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रही थी महिला कोशिश। गांधरबल जिले के बालटाल के रास्ते से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। केरल के कुन्नूर में आरएसएस कार्यालय पर फेंका गया बॉम्ब, घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिला आईईडी, बॉम्ब स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। पुलवामा में आईईडी मिलने के बाद सेना ने आसपास के इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। कर्नाटक में बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर बढ़ा विवाद, हिंदू संगठनों ने बताया मंदिर की जमीन ईदगाह मैदान में लगाए जय श्री राम के नारे। चेन्नई में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांगों के खिलाफ सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस का एलपीजी के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। असम के डिब्रूगढ़ में बैदुल्ला खान के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एक्टिविस्ट विनीत बागरिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 लाख के इनामी नक्सल दंपति ने सरेंडर कर लिया है। 94 साल की उम्र में भगवानी देवी ने देश का नाम ऊंचा किया, गोल्ड और ब्रॉन्ज समेत 3 पदक किए अपने नाम। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की मांग के आगे झुके राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, भेजा इस्तीफा, पहले कहा था 13 जुलाई को देंगे इस्तीफा। श्रीलंका में संकट बरकरार है, राष्ट्रपति भवन के बाहर जनता की भारी भीड़ अभी भी। कोलंबो में पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने निजी निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन देखा, कड़ी की गई सुरक्षा। चौतरफा संकट से घिरी श्रीलंका, कोलंबो में कुकिंग गैस के लिए लंबी लाइनें। श्रीलंका संकट के समय में मदद के लिए तैयार यूएन, कहा हर हालात पर नजर है करीब से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के हालात को बताया संवेदनशील, कहा पड़ोसी होने के नाते वहां के लोगों के साथ है भारत। पूर्व पीएम शिंजो आबे का टोक्यो में अंतिम संस्कार, पीएम कशीदा ने श्रद्धांजलि दी। टोक्यो में शिंजो आबे को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जन सैलाब।
वाराणसी में शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। तो मास्टर स्ट्रोक की अब शुरुआत करेंगे। राष्ट्र निर्माण को नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ का विश्लेषण करेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफन रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान पहुंच रहा है। महाराष्ट्र की नदियों में उफान जानलेवा बन रहा है। नागपुर में एक कार उफनते नाले में बह गई है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में नवसारी, वलसाड सहित कई शहरों में बाढ़ से बर्बादी मची हुई है। देश के 25 राज्यों में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, लगातार भारी बारिश हो रही है। इनमें गुजरात सबसे अव्वल है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 दिन में 65 लोगों की जान चली गई है। आज मास्टर स्ट्रोक में हम बाढ़ के अनर्थ से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान जो पहुंच रहा है उसका विश्लेषण करेंगे। हमने 3D फॉर्मूला यानी डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन और डैमेज के आधार पर यह आकलन करने की कोशिश की है। कैसे बाढ़ राष्ट्र निर्माण में बाधा बनकर खड़ी हो गई है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इसी पर आधारित है। बाढ़ के अनर्थ से डूब रहा है देश का अर्थ। बाढ़ की बर्बादी से राष्ट्र निर्माण को नुकसान। देश पर बाढ़ के 3D इफेक्ट का विश्लेषण। बाढ़ से होने वाले नुकसान का आकलन हमने 3D मॉडल के आधार पर किया है। ये 3D है। डेवस्टेशन यानी विध्वंस, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश और डैमेज यानी क्षति। डेवस्टेशन यानी विध्वंस की ये पहली तस्वीर आप देखिए। गुजरात के राजकोट में लगातार भारी बारिश होने से बाढ़ आ गई। गोकुलधाम से जलजीत रोड पर पानी तेज रफ्तार से बहने लगा। बाढ़ के पानी से मकान, दुकान सबको नुकसान हुआ। गुजरात का नवसारी विध्वंस का केंद्र बन गया। भारी बारिश की वजह से उफनती हुई पूर्णा नदी के पानी ने पूरे शहर को नदी बना दिया। क्या ऊंची ऊंची इमारतें, क्या छोटे छोटे मकान, सब पानी से घिरे हुए हैं। नवसारी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं क्योंकि 30% नवसारी पानी में डूब चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हो। इस प्रकार से जो पूर्णा नदी का पानी है वो शहर में घुस चुका है। हालांकि सीमेंट कंक्रीट की इमारतें हो या जो पतरे के घर हो, झुपड़पट्टी हो, वो सभी के सभी यहाँ पर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी में बाढ़ विध्वंस बनकर बस्तियों पर टूट पड़ी है। शहर के कई इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी है। लोग घरों की ऊपरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। कमर जितना पानी नवसारी का भेसत खड़ा इलाका है वहां पर देखने को मिल रहा है। हर लोग है वो घर में दुबक कर बैठे हैं क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में बाहर कैसे निकले वो परेशानी का सबब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। युवा उपस्थित है। कमर जितना पानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नवसारी जिले की कई बस्तियां बाढ़ के पानी से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों ने जो मेहनत से जुटाया है उसे बचाने के जतन में है, लेकिन बाढ़ का पानी सारी संपत्ति पर संकट बन गया है। सबसे ज्यादा जो बाढ़ ने अपनी तबाही मचाई है वो नवसारी जिला है और ये हिदायत नगर है। आप देखिए कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। मैं भी इस वक्त जो है लगभग कमर के ऊपर तक पानी है। इस इलाके में करीबन 200 से 250 बस्ती है जिनमें सैकड़ों परिवार जो है इस समय रह रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इसी बस्ती के रहने वाले हैं। इस 24 घंटे से चालू ही है
रुका नहीं है। पानी अभी थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो घर के अंदर 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आया हुआ था। अभी तक पानी वगैरह आया है, खाना अभी तक आया नहीं, अभी आने की तैयारी है खाना। बारिश विनाश और विध्वंस बनकर बरस रही है। अब नदियों और बारिश से हुए डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की ये तस्वीरें देखिए। उफनती नदियां किनारे तोड़कर बस्तियों में चढ़ रही हैं। जो धारा के सामने आया समझो धराशायी हो गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में सांखेड़ा नदी के तट पर खड़ा महादेव का मंदिर पानी की चोट से नदी में समा गया। बारिश के विध्वंस की ये तस्वीर उत्तराखंड से आई है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील के नैटवाड़ा के पास बरसाती नाले में उफान से सड़क का 20 मीटर हिस्सा बह गया। बाढ़ से हुए आर्थिक नुकसान का अब तीसरा डी है डैमेज। अब बाढ़ और बारिश से हुए डैमेज यानी क्षति की तस्वीर आपके सामने। गुजरात के वलसाड की औरंगा नदी में उफान आने से बाढ़ आ गई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वलसाड के अनाज बाजार की इन दुकानों का हाल देखिए, कमर तक पानी भरा हुआ है। सारा सामान बर्बाद हो गया है। अनाज की बोरियां भीग गई हैं। एक ही जगह पर लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। बारिश की वजह से हुए नुकसान की ये तस्वीरें देखिए। अहमदाबाद की एक सोसाइटी की जमीन धंस जाने से लाखों की कार डैमेज हो गई। डैमेज की अगली तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। बरसाती नाले के उफान में एक कार बह गई यानी लाखों का नुकसान हो गया। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नाले में उफान आने से एक कार बह गई। अच्छा ये हुआ कि कार सवार बाल बाल बच गए। बारिश और बाढ़ हर साल देश का कई तरह से नुकसान करती है। इसमें सबसे बड़ा है जन हानि का यानी लोगों की जान चले जाने का, मवेशी हानि यानी पालतू जानवरों के मारे जाने का, लोगों के मकान दुकान का नुकसान हो जाना, लोगों की निजी संपत्ति जैसे गाड़ी वगैरह का नुकसान हो जाना। इसके साथ होता है भूमि कटान और भूमि के डूब जाने के चलते किसानों की फसलों का नुकसान। बाढ़ और बारिश से हर साल सड़कों को भी बड़ा नुकसान होता है। ये भयावह तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले के केलवाड़ क्षेत्र की। नाले में आई बाढ़ में एक कार बह गई। 8 लोग इसमें सवार थे। बारिश और बाढ़ ने जान माल का भारी नुकसान किया। अब जरा बारिश और बाढ़ की मार से इस रोड का हाल देखिए। तस्वीरें गुजरात के वापी की है। राज्य की 4 लेन सड़क इतिहास हो चुकी है। बारिश के बाद ये पहचानना मुश्किल है कि रोड कितना है और गड्ढे कितने हैं। महाराष्ट्र के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक बाढ़ बारिश की वजह से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के 26 जिले बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। अलग अलग हादसों में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और बारिश राष्ट्रीय संकट हो गया है। ये संकट लोगों की जान ले रहा है, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को तबाह कर रहा है। कृषि प्रधान देश की लाखों हेक्टेयर कृषि तबाह हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार हो रहा है। देश के कई राज्यों पर जल विस्फोट का इस वक्त आतंक मचा है। भारत में बाढ़ का सीधा संबंध कनेक्शन देश में मॉनसून के सीजन में होने वाली बारिश से है। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है, देश भर में बाढ़ की खबरें आने लगती है। IIT कानपुर की एक रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं। भारत बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाह होने वाले देशों में से एक है। दुनिया में बाढ़ की वजह से होने वाली जो कुल मौत है उसका 5वां हिस्सा भारत में होने वाली मौत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8वां हिस्सा फ्लड प्लेन्स में आता है। बाढ़ पर 27 जुलाई 1956 को संसद में सरकार ने एक बयान दिया था। सरकार ने कहा था कि बाढ़ से होने वाले नुकसान से पूरी तरह से बच पाना असंभव है। इसके बाद 1957 में बाढ़ पर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। कमेटी ने साल 1958 में रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों को जोन में बांटकर बाढ़ रोकने के उपाय किए जा सकते हैं। 1958 की बात है जो बता रही हूँ।
लेकिन बाढ़ आज भी राष्ट्रीय समस्या है। बाढ़ नियंत्रण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद देश में हर साल इसी तरह से हम खबर पढ़कर आपको सुनाते हैं। इसी तरीके से आम आदमी अपनी जिंदगी भर की पूंजी कमाई बाढ़ में खो देता है। विनाश बनाम निर्माण के आंकड़े की तुलना करें तो नतीजे हैरान करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में एयरपोर्ट और एम्स का लोकार्पण किया। नुकसान के आंकड़ों की तुलना भी हम इसी आधार पर करेंगे। पहले नुकसान के आंकड़े को समझिए। बाढ़ और बारिश की वजह से 1953 से 2020 तक देश में 4.1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देश में हर साल बाढ़ और बारिश की वजह से करीब 5,000 करोड़ का नुकसान होता है। अब बात अगर निर्माण की करूं तो देवघर एम्स उसकी कीमत है 1,100 करोड़ रुपए। यानी बाढ़ से सालाना जितना नुकसान होता है उतने पैसों को जोड़ दिया जाए तो हर साल करीब 5 एम्स बनाए जा सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट की लागत करीब 400 करोड़ रुपए है। यानी बाढ़ से सालाना जितना नुकसान होता है उतने पैसों में हर साल ऐसे 13 एयरपोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। समझ गए आप कि बाढ़ राष्ट्र निर्माण के रास्ते में कितनी बड़ी बाधक है। देश का आम आदमी और सार्वजनिक संपत्ति, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बाढ़ की वजह से बर्बाद हो रहा है। कौन जिम्मेदार है, इसका आकलन बहुत जरूरी है। अब मास्टर स्ट्रोक में हम श्रीलंका की बात करेंगे, जहां अभी भी देश का भविष्य वहां तय नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन ऐलान कल किया जाएगा। राजपक्षे परिवार देश छोड़कर भागने की भरपूर कोशिश कर रहा है। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के भाई और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे ने भागने की कोशिश की। एयरपोर्ट पर उन्हें लोगों ने रोक लिया, वापस भगा भी दिया। अब श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि राजपक्षे परिवार के सदस्यों के देश छोड़ने पर रोक लग जाए। इसी राजपक्षे परिवार की वजह से श्रीलंका आज बर्बादी की कगार पर है। इस परिवार ने श्रीलंका को कैसे मिलकर लूटा, ये रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। लेकिन उससे पहले श्रीलंका से अंकित गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए कि कैसे इस परिवार के खिलाफ पूरा श्रीलंका आज एकजुट हो गया है। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन चौथे दिन लगातार लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बना रहा। चार दिन पहले ये स्थिति थी। राष्ट्रपति भवन पर न सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ था, बल्कि इस शानदार बिल्डिंग में इन आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी। उनकी तोड़फोड़ के निशान आज भी यहाँ दिख रहे हैं। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का पर्सनल जिम है। यहाँ प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ तो तोड़फोड़ भी हुई। इसी तरह कई दरवाजों के कांच तोड़ दिए गए। ऐतिहासिक और शानदार कुर्सियां तोड़ दी गई। गद्दे उठाकर बाहर फेंक दिए गए। कुल मिलाकर इस आलीशान इमारत के फर्नीचर और बनावट को कूड़े के ढेर में मिलाने के सारे इंतजाम कर दिए गए। Today I came to the President's house to inspect whether it has damage or not, and we are looking at the place and we are suggesting some measures to protect this. As an archaeologist, we can't replace the things that it has been damaged, so we have to take it with the people. हालांकि अब प्रदर्शनकारी भी यहाँ वॉलंटियर की भूमिका निभा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग यहाँ किसी भी चीज को नुकसान ना पहुँचाएं। यहाँ पिछले 4 दिनों में करीब 25 लाख लोग आ चुके हैं। You are our people. Don't damage anything. This is our history. More than 300 years old this building. So don't touch anything and don't damage anything. Because we want our history. That's when we tell our people. लगातार ये लोग ऐसे जो मैसेज दे रहे हैं अनाउंस करके कि किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर है। කරුණාකරලා ඒවට හානි කරන්න එපා. මේ දේවල් බලාගෙන යන්න. මේ අපේ දේපල තියෙන්නේ, අපේ ඉතිහාසය තියෙන්නේ. 300 साल पुरानी ये ऐतिहासिक इमारत यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास अंदर से बहुत आलीशान और शानदार है। इसीलिए
जब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे फरार हुए तो इस ऐतिहासिक भवन को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो आपको नजर आएंगे चारों तरफ हजारों की संख्या में लोग हैं और जगह जगह गो गोटा गो इस तरीके के संदेश लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो पानी भरने का एक नल लगा हुआ है उससे लोग पानी भर रहे हैं क्योंकि खाना पीना सब कुछ यहाँ चल रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल और पानी की बोतल यहाँ लेकर आई हुई है, छोटा सा बच्चा है उसको खिला पिला रहे हैं और बच्चे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। और देखिए बाकायदा फोटोग्राफी चल रही है। ये वो कुर्सियाँ हैं जिन पर जब राष्ट्रपति भवन में डिग्नेटरीज आते थे उनके साथ बैठ करके गोटाबाया राजपक्षे तस्वीरें खिंचवाते थे, तो उन कुर्सियों पर बैठ करके लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में दाखिल होने के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी पहुंच रहे हैं। उन्हें भी ये लग रहा है कि ये मौका तो फिर नहीं आएगा। रेड कारपेट बिछा हुआ था, फिलहाल अब वो रेड कारपेट किसी विशेष के लिए नहीं है। रेड कारपेट अब जनता के लिए, क्योंकि जनता ही यहाँ की मालिक एक तरह से बनी हुई है। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी अभी भी कब्जा जमाए बैठे हैं। उनकी जिद है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार की कुर्सी भी खाली पड़ी हुई है। उधर राष्ट्रपति भवन में श्रीलंकन पुलिस की फोरेंसिक टीम पहुंच गई है, जो 9 जुलाई की घटना की अब जांच कर रही है। हजारों की संख्या में इसी दिन लोग यहाँ दाखिल हो गए थे। लेकिन श्रीलंका में यह हालात भी तो वहाँ की सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से ही बने हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जब कल रात श्रीलंका पहुंचे तो उन्हें एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए टैक्सी ही नहीं मिली। काफी इंतजार के बाद जो टैक्सी मिली भी वो 3 से 4 गुने दाम पर उपलब्ध थी। पहले जो टैक्सी अगर आपको एयरपोर्ट से शहर जाने में के लिए 5,000 या 6,000 श्रीलंकन रुपए में मिलती थी, तो आज की तारीख में 15 से 17,000 वसूले जा रहे हैं, यानी कि 3 गुनी हो गई है कीमत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा आसानी से, मिलता है तो कई घंटों का इंतजार, और उसकी वजह से अब गिनी चुनी एक तो टैक्सियां नजर आती। श्रीलंका में हालात ये है कि लोगों को 3 से 4 दिनों तक लाइन में लगने के बाद पेट्रोल मिल रहा है, वो भी सिर्फ 12 लीटर। अब इतने पेट्रोल में जहां तक पहुंच सको आपकी किस्मत, जैसे अंकित जा रहे हैं। रात का वक्त है और हमको करीबन 2 से 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार एक गाड़ी मिली। अनुग्रह इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। इनकी गाड़ी में भी थोड़ा सा ही पेट्रोल बचा हुआ है। इनका ये कहना है कि मुझे भी नहीं पता कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको हमारे होटल तक, शहर के बीच तक पहुंचा सके। अनुग्रह, हाउ डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव विद योर फैमिली नाउ? Yes. Now I am working only one day. For 3-4 days I am going to get the petrol queue. Rajapaksa and Prime Minister Gotabaya and Prime Minister Ranil Wickremesinghe, I don't know how to is control in my country. I am working only one day, 3 days going is queue get the petrol. Other 3 days how can I eat? सुना आपने अनुग्रह क्या कह रहे थे? मैं 4 दिन लाइन में खड़ा रहता हूँ पेट्रोल के लिए, 1 दिन कमाता हूँ, बताइए उस 1 दिन की कमाई से खाऊंगा क्या? फिर नाम लिया राजपक्षे परिवार का। श्रीलंका में हालात बहुत मुश्किल है। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि खूबसूरत देश का ये हाल हुआ तो हुआ कैसे। कल हमने आपको मास्टर स्ट्रोक में बताया था कि श्रीलंका की बर्बादी का कारण क्या है, और वो एक नहीं है, वो बहुत से कारण थे, बहुत से फैसले थे। लेकिन उन फैसलों के साथ इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राजपक्षे परिवार है। श्रीलंका की पूरी सरकार ने परिवार की वजह से देश की बर्बादी कर डाली। जिन फैसलों की वजह से देश की दुर्गति हुई वो सभी राजपक्षे सरकार ने किए। और इंटरेस्टिंग पता है क्या है? राजपक्षे सरकार का मतलब है राजपक्षे परिवार। जी हाँ, राजपक्षे सरकार कोई नहीं, परिवार ही है। और कैसे, अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। परिवार में 4 भाई है। पहले गोटाबाया राजपक्षे, फिर दूसरे हैं महिंदा राजपक्षे, नीचे पढ़ते जाइएगा, राष्ट्रपति है,
ये पूर्व प्रधानमंत्री है। और बसिल राजपक्षे जो आज भागने की कोशिश में थे, ये पूर्व वित्त मंत्री हैं। और चौथे भाई हैं चमल राजपक्षे जो पूर्व सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। अब नीचे आइए, ये पूर्व प्रधानमंत्री के दोनों बेटे को देखिए आप, नमल जो कि पूर्व खेल मंत्री हैं और योशिता जो कि पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो रह चुके हैं। ये बेटे हो गए। यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता है, अब इन 4 भाइयों की बहनें भी हैं, उन बहनों के भी बच्चे हैं, उन बहनों के पति भी हैं, उन सबको भी यहाँ फिट किया हुआ है। कैसे? ये 4 भाई आगे, गोटाबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे, बसिल राजपक्षे और चमल राजपक्षे, इनके बेटे के बाद अब मैं दूसरी स्लाइड चाहती हूँ जहाँ पर हम ये बताएंगे कि कैसे इन भाइयों की बहनों के बच्चे यानी इनके जो भांजे हैं उनको भी सरकार का हिस्सा बनाया गया। ये रहे भांजे। निपुणा राजपक्षे पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भांजे हैं इन 4 भाइयों के बहनों के बेटे। जय विक्रमसूर्य पूर्व राजदूत, प्रसन्ना विक्रमसूर्य पूर्व सेना प्रमुख। और फिर एक और मामला खत्म नहीं होता है, बहनोई साहब। बहनोई कौन है? ललित चंद्रासा, अमेरिका में श्रीलंका के राजनयिक रह चुके हैं। तो आप समझ गए, ये पूरा परिवार ही सरकार है। इन्हीं लोगों की वजह से, इनके भ्रष्टाचार, इनके फैसलों की वजह से आज श्रीलंका इस तरीके से तरस रहा है। लोग वहां एक एक दाने को मोहताज हो चुके हैं। अब आप देखिए कि कैसे वंशवाद की इस बेल ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। और इस परिवार का राजनीतिक इतिहास भी कोई नया नहीं है, बड़ा पुराना सा है। ये जो वंश बेल है, इसने कैसे पूरे सिस्टम को जकड़ लिया अपने खानदान की बेल में, देखिए। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के इतिहास को खंगाला जाए तो 2 नाम सामने आते हैं। पहला नाम है डॉन मैथ्यू राजपक्षे, जो उस वक्त के सिलोन के एक बड़े नेता थे, लेकिन 1945 में श्रीलंका की आजादी से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने जबरदस्ती उनके भाई डॉन एल्विन को चुनाव लड़वाया। उनके दिवंगत भाई का प्रभाव ऐसा था कि एल्विन निर्विरोध चुनाव जीत गए। इसके बाद डॉन एल्विन का जीवन राजनीति में बीता। उनके 9 बच्चे थे, जिनके राज की वजह से आज श्रीलंका बर्बाद हो गया है। एल्विन मैथ्यू की 1967 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के करीब 3 साल बाद महेंद्र राजपक्षे सक्रिय राजनीति में उतरे। चंद्रिका कुमार तुंगा की करीब 10 साल की सरकार के दौरान वो कैबिनेट मंत्री बने रहे। और जब चंद्रिका कुमार तुंगा ने राजनीति से संन्यास लिया, उसके बाद महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिका में बसे अपने भाई गोटाबाया राजपक्षे को श्रीलंका वापस बुलाया और उनको यहाँ का रक्षा मंत्री बना दिया। महिंदा राजपक्षे ने जब कमान संभाली तो श्रीलंका में गृह युद्ध चरम पर था। गोटाबाया के नेतृत्व में एलटीटीई के खिलाफ श्रीलंका में अभियान चला। एलटीटीई के सफाई के नाम पर तमिलों का नरसंहार भी हुआ, लेकिन इसकी जांच कभी नहीं हुई। एलटीटीई विरोधी अभियान में राजपक्षे परिवार बेलगाम हो गया। महिंदा राजपक्षे ने देश के सभी अहम पदों पर परिवार के सदस्यों को बिठा दिया। एक ऐसा वक्त भी आया कि राजपक्षे परिवार के 40 सदस्य सरकार में किसी न किसी पद पर थे। उस वक्त श्रीलंका के बजट का 70% राजपक्षे परिवार के मंत्रियों के हाथ में था। 2015 के चुनाव में महिंदा राजपक्षे हार गए। 2019 के चुनाव में महिंदा नियमों के मुताबिक फिर राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने भाई गोटाबाया को राष्ट्रपति बनवा दिया। देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन कुर्सी पाने के लिए महिंदा ने देश की अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया। इस परिवार ने गलतियां क्या क्या की, अब ये देखिए। एलटीटीई विरोधी अभियान के लिए चीन से मदद ली। चीन से कड़ी शर्तों पर लोन लेते रहे। लोन के पैसों में चारों भाइयों ने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए जनता को टैक्स छूट दी। कर्ज का बोझ बढ़ा तो उर्वरक बंद करने का गलत फैसला लिया। राजनीतिक फायदे के लिए समाज को धर्म जाति में बांटा। राजपक्षे परिवार की लालच और उनकी गलतियों की वजह से श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो गया और आज ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
श्रीलंका की जो तस्वीरें अभी आपने हमारी रिपोर्ट में देखी वो पिछले कई महीनों से आ रही है। हम अब आपको एक और देश की ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे और ये तस्वीर कहीं और की नहीं, चीन की है, जहां से इस तरह की तस्वीरें आती नहीं है कभी बाहर, कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन चीन के हेनान प्रांत में हालात श्रीलंका जैसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ भी हजारों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ दिख रहे हैं। चीन सरकार ताकत के दम पर इस विरोध को कुचलने की कोशिश भी कर रही है। सड़क पर पुलिस और प्राइवेट बाउंसर्स प्रदर्शनकारियों को पीट रहे हैं। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि चीन जैसे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझने के लिए मास्टर स्ट्रोक की एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए। ये श्रीलंका से हर रोज आ रही तस्वीरें हैं। लेकिन अब हम ऐसी ही एक और तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन ये तस्वीर श्रीलंका की नहीं है। ये प्रदर्शन उस देश की सड़कों पर हो रहा है जहां सरकार के खिलाफ विरोध को पाप समझा जाता है, यानी चीन। चीन में सड़क पर उतरना या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ही जान पर खेलने के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। चीन की सड़कों पर श्रीलंका जैसे हालात की ये तस्वीर हेनान प्रांत की है, जहां लोगों को बैंक में जमा अपने ही पैसे पाने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किस तरह पुलिस की बजाय बाउंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इन तस्वीरों से साफ है। सफेद शर्ट और काले ट्राउजर्स में खड़े ये लोग दरअसल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि पुलिस सीन में आना नहीं चाहती है। ये बाउंसर्स प्रदर्शनकारियों को बैंक में दाखिल होने से रोकने के लिए लगाए गए थे, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ गई तो इन बाउंसर्स को हटना पड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बैंक में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और इन प्रदर्शनकारियों की फिर जमकर पिटाई की। चीन के हेनान प्रांत में यह हाल पिछले कई महीनों से है, लेकिन अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। इसीलिए पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है और हेनान में हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं। चीन जैसे देश से श्रीलंका जैसे हालात की तस्वीर आना हैरान करने वाली बात है। आखिर क्यों चीन में भी लोग श्रीलंका की तरह सड़कों पर उतर आए हैं? इसकी वजह आपको आज जान लेनी चाहिए। चीन के हेनान प्रांत में 6 बैंकों ने सभी उपभोक्ताओं के खातों को सीज कर दिया है। ये फैसला पैसों की कमी के कारण किया गया है। हैरानी की बात यह है कि लगभग 3 महीने से ये हजारों उपभोक्ता परेशान हैं क्योंकि इनके खाते सीज हो गए हैं। हालत ये हो चुकी है कि अब बैंक उपभोक्ताओं को बैंक के अंदर घुसने भी नहीं दे रहे हैं। पैसा मांगने पर बैंक के बाउंसर्स और पुलिस लोगों की पिटाई कर रही है। बैंक अपने कस्टमर्स को खाते सीज करने की वजह भी नहीं बता पा रहे हैं। दरअसल कोरोना की वजह से हेनान प्रांत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इनके जीवन भर की कमाई इन्हीं बैंकों में थी। अब लोग अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए जब बैंकों से पैसा निकालना चाहते हैं तो सभी उपभोक्ताओं के खाते सीज कर दिए जाते हैं। हजारों लोगों के अरबों रुपए इन बैंकों में इस वक्त फंसे हुए हैं और इसीलिए चीन में वो तस्वीरें दिख रही हैं जो
जो आज से पहले कभी नहीं दिखी है। बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण पढ़ने के दौरान लगातार अटकते हुए नजर आए, फंबल करते दिखाई दिए। इसके बाद उनके भाषण की क्लिप सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। आप भी देखिए क्या पढ़ा उन्होंने। विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम। आपने वो अंश नहीं सुना है, ये तो बस शुरुआत है भाषण की, लेकिन जो वायरल हो रहा है उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं था जिसको तरीके से पढ़ पाए हों तेजस्वी यादव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।